अब रोड्स के अलावा अगर रोड्स के हवाले से बात करूं तो रोड का हमारा ये होता है कि हर वीकली बेसिस के ऊपर उसका सर्वे करना चाहिए कि बारिश का फर्ज के मानसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है या कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो आपको इस तरह के हालात में आपको साइट जरूर विजिट करनी है कि अगर कोई माइनर क्रैक्स या कोई चीज, कोई फर्ज करें कोई फॉल्ट वगैरह शो हो रहा है, तो उसको प्रॉपर टाइम पे उसको फेस कर लिया जाए, उसको रिकवर कर लिया जाए, वरना बाद में वो बड़ा मिसहैप बन सकता है। ठीक है। उसके अलावा सब इंजीनियर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सबसे पहले उसने सर्वे करके जगह का, फर्ज करें कि जगह अलाट होती है, मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसके हवाले से बात करूंगा। आपने जाकर साइट विजिट की, उसका आपने मेजरमेंट्स की, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भेजा, उन्होंने ड्राइंग शेयर कर दी आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपने डिटेल एस्टिमेट आप उसने उसका बनाना है, नीचे खुदाई से लेके मुकम्मल फिनिशिंग तक। ठीक है। उसके अलावा उसमें जो आइटम्स आती हैं, असल में कंस्ट्रक्शन वर्क में ना दो आइटम्स आती हैं बेसिकली, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। अब शेड्यूल आइटम्स वो होती हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ना, जितने भी रेट्स लगते हैं ना गवर्नमेंट के एस्टीमेट में, वो फीड वो मार्केट के रेट नहीं लगते। फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एनुअल में दो बार, मतलब यकम जनवरी से लेकर 30 जून तक और यकम जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक दो रेट्स शेयर करता है डिपार्टमेंट, दो नोटिफिकेशन जारी करता है रेट्स के। तो वहां से रेट हम पिक करते हैं। ठीक है। तो जो रेट, जो फर्ज करें ब्रिक वर्क है, जो चीज हमें उस शेड्यूल से मिल जाएगी उसको शेड्यूल कहते हैं। अब जो चीज फर्ज, कुछ ऐसी चीज होती है जो उन्होंने फील्ड में नहीं दी होती है उसमें शेड्यूल में, जैसे कि मिसाल देता हूँ कि एलईडी बल्ब हो गए, लाइट्स वगैरह होगी, कुछ चीजें जो वहां पे नहीं शेयर ना नहीं वो रेट्स रिलीज करते, उसको हम नॉन शेड्यूल कहते हैं। ठीक है। तो उसका शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बनाना, उसका रेट ऑफ एनालिसिस बनाना कि मार्केट से कितने का मिल रहा है, उसके ऊपर लेबर कितनी लगेगी, उसके ऊपर कैरेज कितना लगेगा, तो उसका एक रेट एनालिसिस बन जाता है। जिससे जितना भी है सारा उसको कंबाइन करके साथ मैप अटैच होता है, तो आपने एसडीओ को पुटअप करना है। एसडीओ पर एक्शन को पुटअप करेगा तो फिर प्रॉपर चैनल ऊपर जाता जाएगा। क्योंकि पावर्स होती हैं हर हर एक ऑफिसर्स की। एक्शन की मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ तक जो होती है वो अप्रूव कर सकता है। फिर उसके ऊपर एसयू अप्रूव करता है, उसके ऊपर फिर चीफ अप्रूव करता है। हर किसी की एक लिमिट जो पावर है वो उसकी उनकी जस्टिफाई है। तो उसके अलावा फर्ज करें काम आपका अलाट हो गया, शुरू हो गया, तो काम पे सबसे पहले एज ए सुपरवाइजर या ओवरसीयर के तौर पे सब इंजीनियर जो वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, जिसमें उस, ठीक है, और जो टेंडर जो ठेकेदार ने फर्ज के जो जो उसने करवाना, वो काम करने का पाबंद है वो बंदा। तो जहां जब तक काम खत्म नहीं होता, सब इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि उसने वहां पे ड्यूटीज देनी है, अपनी निगरानी में सारी कंस्ट्रक्शन करवानी है। ठीक है। ऑफिसर्स को आगाह करें जितना जल्दी हो सकते। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी फर्ज करें मटेरियल होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, उसके बाद स्टील, उसके बाद ब्रिक, कंक्रीट, इसके ना टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। तो इसके लिए ट्यूब वगैरह कास्ट कर लिए जाते हैं, और सरिये का सैंपल लेके हम यूटी लाहौर भेज देते हैं, यूटी टेक्सला भेज देते हैं, रसूल कॉलेज भेज देते हैं, प्रॉपर नंबर डेट लगवा के एसडीओ के एज पर स्पेसिफिकेशन उनको वो फिर चेक करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हमें फिर जारी करते हैं। उन रिपोर्ट्स के ऊपर मतलब है फिर हमारी कंस्ट्रक्शन और पेमेंट वगैरह होती है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी ठेकेदार का रहा होता है, तो उसकी जो पेमेंट करने के लिए कि क्या क्या काम वर्क डन हो चुका है, तो जो वर्क डन हो जाता है उसको मेजरमेंट बुक के ऊपर उसकी एंट्री होती है। एमबी, जिसको आपने शायद नाम भी सुना होगा, एमबी होती है वैसे एसडीओ की है। ऑन बिहाफ ऑफ एसडीओ सब इंजीनियर एमबी करता है, उसकी एंट्री करता है। एंट्री करके उसका फिर ऑब्स्ट्रक्ट फर्ज करें कि उसने एंट्री की कि जनाब 10 बाय 10 का कमरा है, तो उसकी जनाब लिखेंगे ऊपर 10 बाय 10, 10 फर्ज करें खुदाई का काम हो रहा है,
तो उसकी दीवारें लेके पहले उसकी एंट्री आ जाएगी, फिर पीसीसी की आ जाएगी, फिर ब्रिक वर्क की आ जाएगी, फिर प्लस्तर की आ जाएगी, इस तरह सीक्वेंस में होनी चाहिए। एमबी के रिलेटेड ये बहुत ज़रूरी है कि एमबी पे आपने हमेशा सीक्वेंस वाइज जिस तरह काम चल सकता है उस तरह आपने एंट्री करनी है। फर्ज करें आप एक कमरे की एक बिल्डिंग की एंट्री कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया, तो आपने फर्ज करें छत डालना है, तो पहले ज़ाहिर बात है सरिया डलेगा तो फिर कंक्रीट होगी। ये नहीं कर सकते आपके पहले कंक्रीट डाल दे फिर सरिया बांधे। बेशक आपने मौके पे इकट्ठा नोट किया है, लेकिन एमबी के ऊपर आपने हमेशा जो सीक्वेंस बन सकता है, जो पॉसिबल, जो फिजिबल है, वो आपने एंटर करना है। तो उसमें ये है कि की बहुत हमारे इदारे में वैल्यू भी है। ये सब की कस्टडी में होती है। इसके 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 बारे में ये भी बोला जाता है कि अगर ये पेज फट जाए, फर्ज उसका पेज फट जाए, तो एफआईआर भी हो सकती है। गुम जाए तो इसकी एफआईआर करवानी पड़ती है। इसको लाइट नहीं लेते। एमबी की मतलब एक मेन चीज ही एमबी है, जिसका जिम्मेदार मतलब बहुत जरूरी चीज है जो कभी भी गुम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगली बात कि जो बिल आपने बनाना है, फर्ज करें किसी भी बिल्डिंग का, वो जब टेंडर होता है तो उसकी साथ टाइम लिमिट लिख देती है कि ये 6 महीने का काम है या 1 साल का काम है। उसके विद इन टाइम लिमिट उसको कंप्लीट होना चाहिए। तो फर्ज करें काम के दौरान कोई आपके सुपीरियर्स आपको कोई ऑर्डर जारी करते हैं, तो उसमें भी आपको इमीडिएट उसका नोटिस देना पड़ता है। सब इंजीनियर टोटली जिम्मेदार होता है काम का। फर्ज करें काम अगर मौके पे ठीक नहीं हो रहा, वो काम बंद भी करवा सकता है, काम को रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको रेक्टिफाई करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है। 100% उसकी जिम्मेदारी है। एसडीओ भी आते हैं, हमें ये मुराद ये कि जिम्मेदारी वैसे सब पे डिफाइंड होती है, सब इंजीनियर, एसडीओ, एक्सियन। लेकिन जो फील्ड में हर दफा हर टाइम फील्ड में होता है, सब इंजीनियर्स को चाहिए कि वो अपना काम इस तरीके से करे कि कल को कोई बंदा फर्ज करें उसकी इंस्पेक्शन होती है, तो उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नजर ना आए। उसके अलावा फील्ड से हट के सब इंजीनियर की क्या जिम्मेदारी होती है कि ऑफिस में नीचे जितना भी आपका वर्क चार्ज एम्प्लॉय होता है, उसमें आपका स्वीपर होता है, चौकीदार हो जाता है, नायब कासल हो जाता है, डाक रनर होते हैं, क्लर्क वगैरह जो छोटे लेवल पे होते हैं, जितने भी ये सारे आपकी अंडर सुपरविजन काम करते हैं। उन्होंने छुट्टी लेनी है, जिस तरह भी वो आपने उनको डील करना है। उनकी अटेंडेंस आपने वॉच करनी है, उनकी पे आपने वॉच करनी है, मतलब उसको उनको वेरीफाई आपने करना है कि बंदा आ रहा है नहीं आ रहा। किसी किस्म की फर्ज करें कोई भी बात है, वो आपने ही रिपोर्ट करनी है सुपीरियर्स को। इसलिए एज एक ऑफिस में भी एक बहुत अच्छी एक वैल्यू बनती है सब इंजीनियर्स की भी। ये नहीं कि खाली फील्ड स्टाफ में और ऑफिस जाएंगे तो जनाब कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। फील्ड में क्लाइंट आपका मतलब बड़ा शुक्रगुजार होता है कि चलें जी ये हमारा काम करवा रहे हैं। और ऑफिस में एज ए बॉस होते हैं आप, क्योंकि एसडीओ तहसील लेवल पे होता है, एक सब इंजीनियर एक तहसील में 3-4 भी हो सकते हैं। तो एसडीओ हर दफा मतलब हर काम पे नहीं जा सकता, लेकिन बेसिक चीजें होती हैं सब इंजीनियर्स देखता है। ठीक हो गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बेसिक बेसिक मैंने बताई हैं, ज़्यादा टाइम भी आपका ना लगे। फील्ड में क्या होंगी और ऑफिस में क्या होंगी। पहले मैंने बताया आपको कि सब इंजीनियर पहले फील्ड जो पेपर वर्क सारा उसने खुद करना होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि फील्ड में उसने क्या क्या चीज़ देखनी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि उसका ऑफिस उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो फिर उसके फर्ज करें कोई बंदा, अब आप में से कोई बंदा अल्लाह करे एसडीओ सेलेक्ट होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। मैंने आपको बताया कि एसडीओ एक तहसील में एक होगा, लेकिन एक तहसील में सब इंजीनियर ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक तहसील में फर्ज करें 10 काम चल रहे हैं, तो एसडीओ एक ही होगा जिसने 10 काम वॉच करने हैं। ठीक है। अब एसडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। वैसे तो उसे हर साइड पे जाना चाहिए, वो जाते भी हैं एसडीओ साहब। हर एसडीओ साइड पे जाता है। उसकी उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। एक तो एसडीओ जिम्मेदारी ये होती है किसी किस्म का भी मतलब कोई आपने कोई क्वालिटी इंश्योरेंस करनी है, वो एज पर बी एंड आर बिल्डिंग एंड रोड स्पेसिफिकेशन, हमारा वो सीएनडब्ल्यू की अपनी स्पेसिफिकेशन है, उसके मुताबिक उन्होंने उसको चेक करना होता है। उसके बाद पीसी 1 बनता है। पीसी 1 पीसी 2 पीसी 4 वगैरह आपने पढ़े होंगे। पीसी 1 फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह कि प्रोजेक्ट की क्या नीड है, क्यों आप बना रहे हैं, ये सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह ये सारा काम एसडीओ का होता है, पीसी 1 तैयार करना। ठीक है।
उसके अलावा जो तहसील लेवल पे जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं, फर्ज के प्राइवेट इदारे वाले अब क्या करें, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको हम बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हम देते हैं CNW वाले। उसके अलावा कोई बिल्डिंग गिर गई है, कोई मिसहैप हो गया, प्राइवेट बिल्डिंग हो, किसी किस्म की कोई इमारत भी हो पूरे जिले पूरी तहसील में, उसकी इंस्पेक्शन वगैरह, उसकी असेसमेंट वगैरह, वो उसको डेंजरस डिक्लेयर करना या ओके डिक्लेयर करना, ये सारी जिम्मेदारी SDO की होती है। ठीक है। उसके अलावा फर्ज करें जो छोटे लेवल पे स्कूल्स होते हैं, मैं हाई लेवल बात नहीं करता, फर्ज करें करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ के अंदर जो छोटे स्कूल्स हैं, उनकी जो फाउंडेशन डिजाइनिंग है, उसके बाद लिंटल डिजाइन है, उसके बाद कॉलम डिजाइन है, बीम डिजाइन है या स्लैब डिजाइन है, उनकी रिइंफोर्समेंट है, वो ये सारा SDO ही डिजाइन करता है। ठीक है। उसके अलावा वो डॉक्यूमेंटेशन में आए तो कॉन्ट्रैक्टर को वेरी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, हमारे हर साल उनकी रिन्यूअल होती है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनिंग करना, उनको चेक करना, सारा SDO का काम होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा फील्ड में भी एक काम ये भी होता है उनका कि उन्होंने लेबोरेटरी टेस्टिंग को वॉच करना होता है कि लेबोरेटरी कैसे चल रही है। अगर रोड की बात करते हैं तो वहाँ पे जॉब मिक्स फार्मूला होता है। जॉब मिक्स फार्मूला क्या होता है कि एक तो हमने कंक्रीट पढ़ी ना, 1:4, 1:36, 1:4:8। तो जॉब मिक्स फार्मूला में क्या होता है, प्लांट लगता है, कंक्रीट बीच प्लांट जो होता है उसमें एक रेशो दे दी जाती है डिजाइन के मुताबिक। वो मुख्तलिफ किस्म के एग्रीगेट्स जो 200 300 400 उनको मुख्तलिफ रेशोज से मुख्तलिफ परसेंटेज से वो प्लांट लगा होता है मशीन ऑटोमेटिक, वो उसको लेता है। उसको फिर उसको लेके वो फिर मशीन के अंदर मतलब उसकी उनकी स्ट्रेंथ जो है उनको डिजाइन दिया गया होता है एक सिस्टम की तरफ से, वो जो एक परफेक्ट स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक वो फिर वो उनका मिक्सचर तैयार करते हैं। तो ये बस सरसरी जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी सब इंजीनियर्स की और SDO की। SDO का मैंने आपको बताया कि SDO जो है वो उन्होंने सारी स्पेसिफिकेशंस को देखना होता है। उसका तहसील लेवल पे कोई भी असेसमेंट करनी है, किसी डेंजर्स डिक्लेयर करना है, कोई विजिट करना है, चाहे कमिश्नर हो या DC हो, उसने कोई भी बंदा दूसरी किसी बिल्डिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता या किसी किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता सिवाय SDO के। ठीक है। तो SDO की बहुत ज्यादा इधर मतलब होती है कहने की वैल्यू भी होती है। तो उसके अलावा डिजाइन वगैरह सारा SDO करता है। तो इसी दौरान मतलब है फर्ज किया, अब अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो हमारे इस साल चले थे, मतलब जब भी अभी तो रिसेंटली जो चल रहे हैं वो तो मैं शेयर नहीं कर सका, लेकिन जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। तो मैं फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जितना जो मैंने गेन किया वहाँ यहाँ पे फील्ड में रह के 5 साल में, और उसके बाद जो स्टडी में और फील्ड में जो मैंने फ़र्क देखा है, और मैंने कोशिश की है कि जो मैंने नॉलेज हासिल की है वो मैं फील्ड में उसको अप्लाई कर सकूं। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप ज़ाहिर बात आप स्टडी में अभी, तो कुछ चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको वो बतानी है कि जो फील्ड में आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपका फील्ड का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं होगा शायद आपके पास। तो सबसे पहले हमारा एक ये काम था, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 क्लासरूम्स एट गवर्नमेंट कॉलेज वुमन जेलम, सॉरी। इन कमरे का एक साइज था 25 बाई 30, 3 कमरे थे, तकरीबन ये 40 फुट विड्थ बन जाती थी, 37 फुट तकरीबन, और लंबाई में तकरीबन 100 के करीब थे। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके आपको शो हो रही होगी स्क्रीन, मौके के ऊपर लेआउट कायदा एक्यूरेट, ठीक है, उसके मुताबिक ये सारा आपने खुद करना है। सेकेंडली जब लेआउट हो जाता है फिर खुदाई वगैरह एज पर ड्राइंग और एज पर एस्टिमेट जो गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है उसके मुताबिक अपने खुदाई करके नीचे आप एस्टिमेट फर्ज करें लीन है या क्या है वो उसके मुताबिक ही होगा। इसमें लीन थी 1:4, 1:4:8 थी। उसके ऊपर ये स्ट्रिप बीम कास्टिंग हो रही है। तो उसमें जो इन्फोर्समेंट यूज हो रही है ये 6 सूत्र और 4 सूत्र है। अब स्टील भी जो आपने यूज करना है वो भी CNW वालों ने कुछ फर्म्स अप्रूव की हुई हैं, तो वो अप्रूव्ड फर्म का ही स्टील यूज होना चाहिए। तो बाकी मौके पे ले आपने करवाना है, स्पेसिंग वगैरह आपने चेक करनी है एज पर ड्राइंग और एज पर डिजाइन। ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप बीम के बाद ब्रिक वर्क FNP फाउंडेशन एंड प्लीथ के अंदर चिनाई लग रही है। चिनाई के लिए
एक तो आपने प्लम्ब बाब के साथ आपने चेक करना है, लेवल के साथ आपने चेक करना है कि उनकी चिनाई बिल्कुल सीधी हो, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रॉग है ब्रिक का, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये आपको नजर आ रहा होगा, फ्रॉग सारे इसके ऊपर है, ठीक है। ये रिसेंटली हमारा पिछले साल काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इसका आ जाएगा, फर्ज करें इसके ऊपर फिर प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम ये भी एज पर ड्राइंग है, एज पर डिजाइन या ड्राइंग के मुताबिक जो उन्होंने शो किया होगा, आपने आपने जस्ट आपने फॉलो ड्राइंग को करना है और डिजाइन को करना है, लेकिन मौके पे आपने जस्ट उसकी स्टैंडर्ड्स, उसकी स्पेसिफिकेशन को आपने चेक करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्यूरिंग बहुत जरूरी है, क्यूरिंग आपने साथ साथ लाजमी करनी है। स्ट्रेंथ सीमेंट आपको देता है, लेकिन वो पानी की प्रेजेंस में, क्यूरिंग की प्रेजेंस में। अगर आप जितना मर्जी आप वाटर को रिच कर लें, अगर आप उसकी क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है सीमेंट हाइड्रेशन का प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए पानी एज क्यूरिंग यूज होता है। उसके बाद ये बैक फिलिंग हो रही है। बैक फिलिंग में अक्सर आपने देखा होगा, जो प्राइवेट में क्या करते हैं कि वो जनाब वो स्लोप बनाते हैं चिनाई के साथ, और जनाब ट्रैक्टर से ऊपर अंदर डाल देते हैं। अब वो चिनाई लगी होती है, जो नीचे वाली चिनाई है फर्ज करें फाउंडेशन की, वो 2-3 फुट होती है। उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ट्रक का या वो उसका डंपर का या उस ट्राली का लोड, मतलब उसको हैंडल कर सके। तो प्रॉपर चीज ये है कि आप क्रेन के साथ उसकी मतलब मिट्टी ऊपर से उसको फिलअप करें, कि दीवार के ऊपर किसी किस्म का एक्सेस लोड ना पड़े, ठीक है। उसके बाद डीपीसी तो बीम के ऊपर डाल गई वो। डीपीसी के ऊपर जो बेसिक चीज है, बिटुमेन की कोटिंग और पॉलीथीन शीट ये हमने डाली थी। तो इसमें ये जरूरी है आपने देखना है कि जो बिटुमेन है वो आपकी ग्रेड 80 या ग्रेड 100 की हो, या फर्ज के जो आजकल मार्केट में मिल रही है वो पहले ही तैयार होती है, वो कभी भी नहीं लगानी आपने। जो हाईवे वाले यूज कर रहे हैं, जो आप फील्ड में आएंगे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। वो ये गर्म करके ना, हीट के साथ, हीट में गर्म करते हैं उसको, फिर उसको ले डीपीसी के ऊपर ले करते हैं। उसके ऊपर फिर पॉलीथीन शीट ये लगाई जाती है, ठीक है। वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल डीपीसी क्या है, जो दीवार के ऊपर आ रही है। और वर्टिकल डीपीसी क्या है, जो आपको साइड पे ये शो हो रही है, ये साइड पे शो हो रही है, ठीक है। ये कम से कम फुट 1.5 फुट नीचे, जहाँ पे जितनी बैक फिलिंग है आपकी, उतनी डीपीसी होनी चाहिए। अब जो दीवार के ऊपर डीपीसी है, तो आपको पता होगा 1:4 की रेशियो होती है, और इसकी 2 इंच थिकनेस होती है। लेकिन जो दीवार के साइड पे वर्टिकल डीपीसी, यहाँ पे कंक्रीट नहीं होती, यहाँ पे 1/3 का प्लस्तर होता है, 1.5 आधी इंच मोटा, आधी इंच का प्लस्तर होता है 1/3 का। उसके ऊपर फिर ये लुक लगाई जाती है, उसके ऊपर शीट लगाई जाती है, ये वर्टिकल डीपीसी होती है, ठीक है। फिर आगे ऊपर प्रॉपर ब्रिक वर्क का, ग्राउंड फ्लोर का काम शुरू होता है। उसमें भी आपने वही, आपने प्लम्ब आपके साथ 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 चेक करते जाना है, क्यों नहीं प्रॉपर करवानी है, मोटर आपने चेक करना है मौके के ऊपर, ईंट आपने चेक करवानी है, एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर स्ट्रेंथ उसकी पूरी होनी चाहिए। फिर जब चिनाई आपकी पूरी होगी, उसके बाद छत के ऊपर जब शटरिंग होनी है, शटरिंग वगैरह लग गई, तो दीवारों को टॉप से आपने प्लस्तर करना है, ठीक है। इसको बेरिंग प्लस्तर कहते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसका मकसद ये होता है कि जब जो स्लैब, हमारी इन्फोर्समेंट स्लैब है, ये कंस्ट्रक्शन एलोंगेशन करती है, तो हमारी दीवार के वो, आपने अक्सर घरों में देखा होगा, कमरों में देखा होगा, दीवार के साथ छत के साथ दीवार पे क्रैक आ रहा होता है। 1 मिनट होल्ड करिएगा। जी, तो बात कर रहा था बेरिंग प्लस्तर पे। बेरिंग प्लस्तर का मैंने आपको मकसद बता दी है। बेरिंग प्लस्तर के लिए उसके ऊपर आपने वही इस तरह की लुक लगानी और शीट डालनी है। स्टील कास्ट करने से पहले, इसके ऊपर सरिया बांधने से पहले, दीवारों के ऊपर प्लस्तर होगा 1/3 का ही, उसके ऊपर लुक लगाई जाएगी, उसी तरह बिचुमन लगाई जाती है गर्म करके, और वो पॉलीथीन शीट डाली जाती है। उसके बाद फिर रिइंफोर्समेंट कास्ट किया जाता है।
रिइंफोर्समेंट के लिए वही एज पर ड्राइंग और एज पर डिजाइन आपने इसको मतलब उसके करवाना है, ठीक है। जो भी डिजाइन आपके पास है, इसको नेगेटिव बेलिंग मूवमेंट को आपने जरूर वॉच करना है जहां भी आपने सरिया बांधना है। कि उसके बाद फिर रूफ कास्टिंग आ गई, 1 to 4 होती है। थिकनेस आपकी डिपेंड वेरीज करती है, 5 इंच 6 इंच एज पर डिजाइन। उसके बाद कास्टिंग के बाद ये क्यूरिंग का प्रोसेस ज़ाहिर बात है बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आप स्लैब के ऊपर ज़्यादातर पॉन्डिंग का सबसे अच्छा रहता है कि आप छोटे-छोटे इसके पॉन्ड बना के पानी खड़ा करना है उसके अंदर। कम से कम 7 से 10 दिन, कम से कम पानी उसके ऊपर आपने देना है कि जितनी उसका स्ट्रेंथ है, वो जितनी जल्दी हो सकता है वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है? उसके बाद कास्टिंग के बाद फिर मैंने उसके ऊपर बिचुमन लगवाई। बिचुमन छत के ऊपर लगाने का मकसद रूफ ट्रीटमेंट में ये आता है, हम गवर्नमेंट इदारे में हम ये करते हैं कि छत कास्ट करने के बाद उसकी रूफ ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं। तो सबसे पहले छत को खुश्क करके बिल्कुल खुश्क किया जाता है, उसके बाद ये बिचुमन लगाई जाती है गर्म करके। उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसकी कम से कम ये आई थिंक 2 मिली, 3 मिली इसकी थिकनेस होती है। ठीक है? उसके ऊपर पॉलीथीन शीट डाली जाती है उसी तरह ही। पॉलीथीन शीट डाल के उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती है। ये रूफ ट्रीटमेंट देख रहे होंगे आप। इसकी मड की ऊंचाई तकरीबन ना मतलब ये सॉरी मैंने आपको बताया नहीं है। ये जहाँ पे लुक बिचो मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं साइड पे ना एक पैरापिट दीवार के ऊपर पैरापिट लगाया छोटा सा फुट का या 9 इंच का। ये अब फर्ज के नीचे आपकी लुक लग गई, लुक के ऊपर शीट आ गई। शीट के ऊपर हम 5 इंच से 6 इंच या 4 इंच से 5 इंच मट्टी डालते हैं। 4 इंच वैसे बेसिकली ज्यादातर चलता है। 4 इंच मट्टी डाली जाती है जो एज ए हीट ऑब्जॉर्प्शन भी काम करती है। 4 इंच मिट्टी डाल के इसके ऊपर 1 इंच मड प्लस्तर होता है, मिट्टी का प्लस्तर किया जाता है। उसके ऊपर फिर ये टाइल लगाई जाती है, रूफ टाइल लगती है। अब रूफ टाइल में हमने देखना क्या होता है ज्यादातर कि इसकी जिस साइड पे आपकी स्लोप हो, इसका टाइल का रुख उस साइड पे होना चाहिए। मतलब उसका उसका जो इसकी लंबाई है टाइल की, उसको स्लोप के साइड एलोंगेशन उसकी होनी चाहिए। टाइल लगाने के बाद उसकी ग्राउटिंग की जाती है। ग्राउटिंग में 1-2 का मसाला यूज होता है जिससे सारे उसके पोर्स वगैरह वो बंद हो जाते हैं। इससे किसी जब भी बारिश होगी तो पहले तो बात है इस मिट्टी मिट्टी डालने का मकसद ये होता है कि तो स्लोप आ जाती है आपकी छत के ऊपर, क्योंकि आपने चिनाई में स्लोप नहीं दे सकते। आप छत में कास्टिंग के दौरान स्लोप नहीं दे सकते। आपकी हर जगह स्लैब की थिकनेस पूरी होनी चाहिए। स्लोप आपने देनी है मिट्टी के अंदर, और के ऊपर टाइल लग जाएगी, वो सारी स्लोप में लगेगी। उससे क्या होगा, बारिश का पानी जिधर हो सकता है वो रेन आउट हो जाएगा। फिर फेस वर्क का काम आता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके एस्टिमेट में चीज़ है या नहीं। फेस वर्क के तौर पे एज ए गुटका यूज होता है। ठीक है? ये भी दीवार के साथ मतलब कील्स के साथ और वायर्स के साथ और पीछे सारा लगाया जाता है। ठीक है? उसके अंदर फिर अब जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, प्लस्तर वगैरह होगा हो गया, फिर फ्लोर्स के अंदर हमने मिट्टी भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि सैंड जो है, जो जब सैंड वैसे उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन अगर सैंड को इनक्लोज एरिया में किया जाए तो सैंड की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो सैंड की आपने फ्लोर्स के अंदर जरूर आपने उसकी फिलिंग करवानी है। उसके ऊपर फिर कंक्रीट होती है, इसको कच्चा कहते हैं। उसके ऊपर फिर ये टाइल लगती है, टाइल वर्क जिस तरह भी जो भी एस्टिमेट में होता है। टाइल के बाद फिर डिस्टेम्पर वर्क, डिस्टेम्पर के बाद पेंटिंग, डिस्टेम्पर ग्रिल्स वगैरह, दरवाजे वगैरह, और ये सारा काम इस तरीके से किया जाता है। तो उसको अडाप्ट करवाना हमारा काम होता है। दूसरा एक काम हमारा था चाइल्ड प्रोटेक्शन का, ये बस थोड़ा सा ही है। इसकी नीचे फाउंडेशन इन्फोर्समेंट है। फिर इसकी ये ले हो रही है कंक्रीट 1 to 4। ये ग्राउंड फ्लोर की पिक्चर्स है उसकी, वो फिर कंप्लीट हो गया। ये स्टेयर इन्फोर्समेंट, रूफ इन्फोर्समेंट, और ये कास्टिंग। तो बस यही था आज का जो मेरे जहन में था, जो मेरा जितना मैं आपके साथ जो मैंने गेन किया यहाँ से, मैंने बोला चले आपके साथ जितना हो सकता है आपको शेयर कर सकूं। तो इस, इसके रिलेटेड अगर कोई बात। जी नासिर, आप क्वेश्चन करें।
जी ना सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन करें आप, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में। इंटरनेट का इशू है, तो एक क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ जो डिलेज होते हैं, इनकी वजूहत क्या होती हैं और इसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होता है? डिलेज क्या होता है? काइंड रिपीट योर क्वेश्चन। ये जो प्रोजेक्ट वगैरह अक्सर डिले हो जाते हैं, इनकी वजूहत क्या होती हैं और इसके अलावा इसकी कॉस्ट पे कितना इसका अच्छा, असर डिले होता है? क्यों होते हैं? बेसिकली इसमें सिर्फ एक बंदे को अगर फर्ज देखा जाए ना कि एक हैंड का, एक बंदे का उसमें नहीं होता फॉल्ट के की वजह से डिले हो रहा है। सबसे पहले तो फर्ज करें, गवर्नमेंट ने जब कोई भी फंड कोई भी स्ट्रक्चर शुरू होता है तो उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। फर्ज करें 5 बिलियन या 10 बिलियन एक स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक 1 मिलियन या 2 मिलियन रिलीज करती है सबसे पहले। तो पहले हेड में रिलीज कर दिया उन्होंने। उसके बाद जब मौके के ऊपर वहां से तो रिलीजिंग हो गई। अब फर्ज करें कि डीसी ऑफिस हम बना रहे हैं, तो सारी बात है हमने क्लाइंट को अपने साथ इन्वॉल्व जरूर करना है, जिसका जिसका वो इदारा है, जिस बंदे ने वहां पे बाद में यूज करना स्ट्रक्चर को। तो फर्ज करें डीसी ऑफिस की हमने शुरू किया, तो डीसी साहब से हमने मुलाकात की जी। तो उन्होंने सारी बात, कुछ क्लाइंट की तरफ से भी आता है कि जी ये जगह फर्ज हमारी पूरा एक प्लान बना होता है कि हमने काम शुरू करना है, जगह भी सिलेक्ट हुई हुई होती है कि यहाँ पे काम शुरू करना है। लेकिन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जब शुरू होती है, तो उसमें क्या होता है, मे बी डीसी साहब चेंज हो गए हैं, कोई नया अफसर आ गया, वो कहता है नहीं यहाँ पे ना करें जी, यहाँ पे कर दें, इसका ओरिएंटेशन इस तरह ना करें, इसकी ओरिएंटेशन इस तरह कर दें। तो उसमें क्या होता है, वो फिर दोबारा प्रोसेस सारा करना पड़ता है हमें, कि दोबारा उसका फिर लेआउट बनता है, दोबारा वहां पे टेस्टिंग होती है। फर्ज करें अब टेस्टिंग हमारी जो है वो एक जगह पे हुई भी है, रिपोर्ट हमारी आई भी है कि यहाँ पे इसकी बेरिंग कैपेसिटी ये है, इसकी ये फाउंडेशन डिजाइन है। लेकिन अगर जब चेंज होगी उसकी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो जाहिर बात है उसका फिर वो स्ट्रेंथ वो अडाप्ट हम नहीं कर सकते, उसकी दोबारा डिजाइनिंग करवानी पड़ती है। तो उसमें जो बेसिक क्या होता है, टाइम बहुत लास्ट हो जाता है। एक तो वजह इसकी ये होती है, जिसकी वजह जब टाइम लास्ट होता है तो मार्केट में काफी वेरिएशन आ रही होती है। मार्केट में आपको पता है मटेरियल, खासकर बिल्डिंग मटेरियल का, तो सरिया देख ले, सीमेंट देख ले, वो उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही होती है। तो जितना आप टाइम उस मतलब लगेगा उसकी उसका से काम शुरू होने में, मार्केट राइज करेगी, जैसे उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट होगा। और मे बी वो 10 मिलियन का काम 12 मिलियन पे चला जाए, 14 मिलियन पे चला जाए। तो ये सबसे बड़ी वजह तो मेरे नजदीक यही है। जी बहुत शुक्रिया। जी, और किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो मैंने ऑब्जर्व किया 5 साल में, आबिद साहब, मतलब बाकी भी इदारे हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जिले में। एमसी करता है, लोकल गवर्नमेंट करता है, म्यूनसिपल कमेटी करती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स और जो स्पेसिफिकेशन हमारा इदारा सीएनडब्ल्यू देता है, वो मैं दूसरे इदारे में नहीं देखा। स्टैंडर्ड सबसे हाई हमारे होते हैं काम की क्वालिटी के लिहाज से। जी, एक और क्वेश्चन इसके अलावा ये है कि सीएनडब्ल्यू और लोकल गवर्नमेंट का आपस में कुछ लिंक है या कुछ डिपार्टमेंट्स का, या नहीं है? नहीं 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 है, लोकल गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी है, इसका मुझे इतना नहीं पता। लोकल गवर्नमेंट बेसिकली जिले के अंदर ज्यादातर उनका सारा हेड सीईओ भी जिले के अंदर ही बैठता है, जितना मेरे नॉलेज में है। लोकल गवर्नमेंट
म्यूनिसिपल कमेटी, जिला काउंसिल, इनका सारा हेड, इनकी फंडिंग वगैरह सब कुछ, इनका टोटल जो इनका है वो जिले की हद तक होता है, प्रोविंशियल लेवल पे नहीं होता इनका। अब हमारा इदारा सिर्फ ये प्रोविंशियल लेवल पे है हमारा। अब फर्ज करें मैं सब इंजीनियर हूँ, हमारे ऊपर एसडीओ है, वो तहसील लेवल पे होता है, उसके ऊपर एक्शन है वो डिवीजन लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है, और वो सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। उसके बाद जो एससी है वो डिवीजन लेवल पे होता है, डिवीजन पिंडी हो गया, डिवीजन गुजरात हो गया, डिवीजन लाहौर हो गया, ठीक है। उसके ऊपर हमारे उसके होता है चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर लाहौर बैठते हैं, जिनके अंदर सारी सब डिवीजन आती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर हमारा सेक्रेटरी होता है। ये प्रॉपर एक हमारा एक ना स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। तो उसके अलावा उसी को हम अडॉप्ट करते हैं। इसलिए मैंने बताया ना कि हमारा काम सीएम भी वॉच करते हैं। अब आपको पता होगा लास्ट ईयर डीजी खान की तरफ काफी वो मसले आए थे, तो सारी फंडिंग उन्होंने उधर की थी, उस्मान बुजदार साहब ने। तो उस्मान बुजदार साहब की वजह से मतलब जो सारा है था ना, उन्होंने फंडिंग वगैरह की, तो वहां पे सारा काफी काम उसका जो उसने बूस्ट हुआ था। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सीएनडब्ल्यू ही किस लिए करता है कि इनकी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हमें हर बंदा वॉच कर सकता है, कमिश्नर हो, डीसी हो, कोई भी। लेकिन जो बाकी दूसरे वो लोकल बेस, लोकल काम, छोटा काम करते हैं, बाकी जो जितने भी इदारे हैं। जी बहुत शुक्रिया इंजीनियर वैद साहब। दूसरा मैं अपनी टीम की बेहाफ में दूसरा आप आपका शुक्रिया अदा दूसरा करता आबिद हूँ कि साहब, आपने बातचीत की। नहीं नहीं, एक ही बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि डिपेंड करता है। अब ये बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई लोग सुन रहे हैं बात मेरी, जितने भी माशाल्लाह हमारे पेज का नाम बड़ा अच्छा है, भाई क्या रसूलुल्लाह के नाम से आपने बनाया है। तो देखें हमारे इदारे में क्या, गवर्नमेंट का कोई इदारा भी है, गवर्नमेंट का कोई इदारा भी है, ये बोला जाता है कि जनाब यहाँ पे करप्शन बहुत है। जो बेसिक चीज जिस हर बंदे का नजरिया बना हुआ है, करप्शन का जो नजरिया बना हुआ है, उसके बारे में बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हम फ्रेश माइंड होते हैं, हम फ्रेश माइंड होते हैं। तो जब बंदा फील्ड से, सॉरी स्टडी से फील्ड की तरफ आता है, तो उसका माइंड बिल्कुल साफ होता है, उसकी किसी किस्म का उसका माइंड करप्शन की तरफ नहीं होता। वो एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे नॉलेज के साथ आता है। लेकिन जब वो इदारे में आता है तो उसको ना आगे पीछे से जो बंदे होते हैं वो उसको बड़ा टीज करते हैं। एक टाइम फिर ऐसा आता है कि वो टीज होकर उसमें उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपने मतलब है, अगर एक बंदा है, फर्ज करें कोई भी मेरा दोस्त है, अच्छा आबिद साहब, वो जो मुश्तबा साहब है वो मुझे मैसेज करें, कहते हैं उनको ऐड करें, काइंड उनको ऐड तो कर दें मुश्तबा भाई को, वो उनका वो ऐड नहीं है इस मीटिंग में। गुलाम मुश्तबा जो, जी ठीक है, अभी और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अब सब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं बात कर रहा था ना वो इसी हवाले से, मैं ये बात करना जरूरी इसलिए समझता हूँ कि मैं जो फील्ड में बंदा जब इंटर नहीं होता तो उसका माइंड बिल्कुल पानी की तरह साफ होता है। जब फील्ड में आता है तो उसमें आगे पीछे सुन सुन के बस बंदे का माइंड खराब होता है, उससे बचना है, उससे जरूर बचना है। कोई भी बंदा है वो अपना फर्ज करे सब इंजीनियर या एसटीओ, सबसे पहली बात तो ये है कि राज़िक खुदा है, अल्लाह राज़िक है, इस पे यकीन होना चाहिए हमारा। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब नहीं नहीं वो आपको ट्रांसफर कर देगा। फर्ज करें बेसिक होता क्या है फील्ड के में जो मुश्किलात पेश आती हैं कि अब का जब हम काम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, तो आप ज़ाहिर बात आप प्रेशराइज भी हो सकते हैं, डीसी प्रेशराइज कर सकते हैं, आपको आगे पीछे फोन आ सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती है। तो इस पे हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए, ट्रांसफर हमारी भी हुई है, मेरे एक दोस्त की भी हुई है। तो इसलिए बात ये कर रहा हूँ, तो इस पे हमारा ईमान ये होना चाहिए कि देने वाली ज़ात अल्लाह है। तो जब तक अल्लाह ताला किसी का बुरा ना चाहे तो उसका बुरा नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह किसी का अच्छा ना चाहे तो उसका अच्छा नहीं हो सकता। तो अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। नीयत आप ठीक रखेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो वैल्यू रहेगी महकमे के अंदर, आपकी एक वर्थ बनेगी, आपकी बात की वैल्यू होगी, आपके साथ कोई अगर अगर हमें चवल बात कर ही नहीं सकेगा। उसे पता होगा ये बंदा ठीक है यार, ये बंदा, इसके पास इल्म है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास टेक्निकल सारी इसके पास कमांड है। तो ये किसी का मतलब है, किसी का मतहत नहीं है ना, किसी से ये बंदा ये कोई इस तरह का लेन देन करता है। तो वो एक तो आपका वकार रहेगा, दूसरा आपका हलाल रिस्क रहेगा, तीसरा अल्लाह इज्जत आपको अल्लाह देने वाला है। तो भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी नौकरी दे,
तो इस चीज को जरूर जहन में रखना है कि अल्लाह की जात पहले है, राज़िक वो है, फिर बाकी सारे मामला आते हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैध साहब, आपने कीमती वक्त दिया। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाकी आप बस आप किसी भी किसी की बस फर्ज करें आपकी जितने बंदे मुझे लिसन कर रहे हैं, अगर अल्लाह करे इनको CW में आने का मौका मिले तो किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जी बहुत जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह तमाम हाफिज़। भाइयों के लिए अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।